सर, मैं और एक बात कहना चाहता हूँ। पूरा देश जानता है 1949 में आरएसएस नेताओं ने भारत के संविधान का विरोध किया था, क्योंकि ये मनुस्मृति पर आधारित संविधान नहीं था। इस बारे में आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने 30 नवंबर 1949 के अंक में विरोध करते हुए संपादकीय यानी एडिटोरियल में ये लिखा था, आप लोगों के मन में आज भी मनुस्मृति वो कायम है। मैं बार बार बोलता रहा, आप लोग उल्टा हमारे ऊपर ही इल्जाम आप लगाते रहे। सर, सभापति जी, न तो इन्होंने संविधान को स्वीकार किया, न तिरंगे झंडे को माना। इसीलिए पहली बार 26 जनवरी 2002 को कोर्ट के आदेश पर आरएसएस हेडक्वार्टर पर तिरंगा मजबूरी में फहराना पड़ा। सर, तिरंगे झंडे को माना, इसीलिए पहली बार 26 जनवरी 2002 को आरएसएस हेडक्वार्टर पर तिरंगा मजबूरी में फहराना पड़ा, क्योंकि कोर्ट का आदेश था। चलिए, कम से कम संविधान के वर्किंग पर चर्चा के लिए तो मान लिया आपने कि अब हम सभी लोग तिरंगे के नीचे ही काम करेंगे। सभापति जी, हमारा संविधान भारत के हर व्यक्ति को शक्तिशाली बनाता है, गरीब और कमजोरों की आवाज है, सत्ता का नैतिक मार्गदर्शक है, जाति, पंथ, लिंग या आर्थिक आधार पर भेदभाव करने की इसमें गुंजाइश नहीं है। लेकिन संविधान पर खतरा बना हुआ है। आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे सहेज कर रखने के लिए हमें लगातार चौकन्ना रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि इनकी मंशा कब बदलती, क्या होती मालूम नहीं है। इसीलिए क्योंकि जो लोग 70 साल पहले अपनी पार्टी जो स्थापना की थी और अपना इनका जो मेन सपोर्टर है आरएसएस, ये सब लोग इसके खिलाफ बोलते गए, लेकिन कम से कम उनको अब देश के यानी सुरक्षित रखने का, एक रखने का अब बुद्धि देश के लोगों ने दिया। इसलिए मैं आपके तरफ से, आपके ओर से उनको भी धन्यवाद देता हूं, आपके बदलते हुए नीति को, और जो सम्मान कॉन्स्टिट्यूशन को दे रहे हैं, सम्मान झंडे को दे रहे हैं, सम्मान देश के लोगों को दे रहे हैं, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो बनाए हैं ये सारी चीजें, उनका भी याद आपको अब आ रहा है। इससे पहले उनको याद ही नहीं था, वो सब डूब गए थे। सर, मैं जब बहुत से शक्तिशाली देशों ने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, महिलाओं को वोट का हक नहीं था, तब भारत में महिलाओं के समेत सभी को यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का अधिकार अगर किसने दिया, वो कांग्रेस ने दिया, संविधान ने दिया। और ये संविधान अडल्ट फ्रेंचाइज, सर आपको तो मालूम है कि कितने देशों के, आप भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े होंगे, बहुत से महिलाओं को, या ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, यूके हो, फ्रांस, वहां पर डेमोक्रेसी की बहुत बातें करते थे, लेकिन डेमोक्रेसी के साथ, संविधान के साथ उनको वोटिंग का पावर नहीं मिला था। ये एक ही देश ऐसा है जिस दिन हमारे को ये मिला, आजादी मिली, संविधान इंप्लीमेंटेशन हुआ, उस दिन से अडल्ट फ्रेंचाइज सबको मिला। गरीब, अमीर, कम से कम काम करने वाले लोग, मजदूर, किसान, सबको मिला। और ये किसकी देन है साहब? ये नेहरू जी की नहीं है, ये अंबेडकर की नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का नहीं है,
और वहां पर जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इनके मेंबर थे वो सब चिल्लाते रहते थे। मैं पूरा वो डॉक्यूमेंट्री देखा हूं, आप भी देखिए, 10 घंटे का डॉक्यूमेंट्री है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कौन कौन क्या क्या किस उस वक्त बोले हैं, किस क्लॉज पे किसने क्या बात रखी है, किस आर्टिकल पे कितने बहस हो गए। जरा देखे तो मालूम होता है जे कामत जी क्या बोले और फलाना साहब ने क्या बोला और जनसंघ के हमारे नेता क्या बोले, ये सब उसमें मालूम होता है। तो इसीलिए आप जरा वो देख लीजिए, उनको दिखाइए तो बहुत बड़ा, वो भी राज्यसभा की देन है क्योंकि वो डॉक्यूमेंट उन्होंने ही बनाया। और उसके बाद वो भी देखिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वो भी एक 40 घंटे का है। तो वो भी एक बार देखे तो आपको मालूम होता है दुनिया में पहले कैसी थी, हिंदुस्तान कैसा था, बाद में हम किस ढंग से इतने सिविलाइज्ड होकर काम कर रहे हैं और क्या वो सामाजिक समानता थी, ये सारी चीजें उसमें आप देखेंगे। ऑर्गेनाइजर ने 51-52 के चुनावों के दौरान यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के खिलाफ लिखा गया। ये तो सही है ना? अच्छा, पंडित नेहरू ये बोले साहब, उन्होंने कहा अडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में 51-52 को उन्होंने बोला, ये कहा पंडित नेहरू वुड लीव टू कन्फेस द फेल्यूर ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इन इंडिया। Shall I read? Pandit Nehru would live to confess the failure of universal adult franchise in India. यानी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को, जो महिलाओं को वोटिंग मिलता था, जो शूद्रों को वोटिंग मिलता था, जो गरीब लोगों को मिलता था, इसके बारे में अपोज अगर कोई करे, वो आरएसएस के लोग करे, ये लोग जनसंघ के लोग करे, और आज हमको पाठ पढ़ाते हो। और मैं ये कहना चाहता हूं, और उन्होंने कहा कि ये सत्यानाश होने का खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी देखेंगे। अरे आप सब अडल्ट फ्रेंचाइज में ही वोट देकर आए, दिए या नहीं? और आप ले रहे हैं वोट भी उसी के वजह से। तो मेरे को कहना ये है कि जो बातें आप अच्छी बातें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की थी और गांधी जी की थी और दूसरे नेताओं, वो सब छुपा छुपा के कट एंड पेस्ट, जो अच्छा लगता है वो पढ़े। और यहाँ जो हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ लोकसभा में जो कहे थे, मैं उनका भी पूरा स्पीच देखा, लेकिन वो टिप्पणी यहाँ नहीं करना। और राजनाथ सिंह जी का वो भी देखने के बाद मुझे ऐसे महसूस हुआ कि वो जो भी कोट वहां कर रहे थे, सब कोट जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बाबा साहब अंबेडकर ने जो बोला था और दूसरे नेता वही कोट किए, इनकी दिल की बात बाहर नहीं आई। वो खुद इस संविधान को चाहते या नहीं चाहते, हमको क्रिटिसाइज करने के लिए, टीका करने के लिए कौन से पैराज, कौन से शब्द प्रयोग करना, उतने उठा के वो बोलते गए। लेकिन आपने क्या किया वो बोला ही नहीं। आप देश के लिए क्या किया बोला नहीं। आप कितने बार जेल गए बोले नहीं। आप कितना पीड़ा देश के लिए आपने सहन किया ये कहा नहीं। अरे देश के लिए जो लोग लड़े नहीं, उनको आजादी का महत्व क्या मालूम है और संविधान का क्या मालूम है? जो पसीना बहाए, घर छोड़ के चले गए, विद्या अपूर्व करके रहे, और ऐसे लोग आज उनके बारे में, वो स्वर्गवासी होने के बाद आप उनकी बात करते हो।
चुप बैठो तुम। अभी जाके तुम्हारे डिफेंस मिनिस्टर के पास सीख के आओ। सर, आज हमको इंट्रोस्पेक्शन करना है। हमने क्या किया, क्या करना है, और जो वायदे हमने किए थे हमको बोले। वो प्राइम मिनिस्टर का स्पीच पढ़ा मैं, तो हमको सिखा रहे थे ये जुमले वाले हैं और ये झूठ बोलते हैं, ऐसा बोल के उन्होंने। अरे भाई, झूठे नंबर 1 तो आप ही है। 15 लाख दे तो बोले सर अभी इंतजार कर रहा है, नहीं मिल रहा है। हाँ, और वो लोगों को 2 करोड़ रोजगार देने का बाद वो झूठ है, सच है। और किसानों को एमएसपी डबल करने का सर मिला। आपका मतलब असत्य, असत्य, झूठी डिलीटेड। देखो साहब, ये असत्य है, घोर असत्य है, घोर असत्य है। तो ये चीजें पर झूठ नहीं है। हाँ, जो उसका भी आप जब बोले, देखो मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ, झूठ नहीं बोलना ये अनपार्लियामेंट्री आपने बताया और है भी, तो मैंने छोड़ दिया उसको। लेकिन इन्होंने बार बार बोले